मुंबई की एक जानी मानी टैरो कार्ड रीडर, क्रिस्टल हीलर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लगभग 20 वर्षों से अंजलि जी इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक लोगों के जीवन को सुखी बनाने में लगी हुई हैं। अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में उनके चाहने वालों की संख्या अत्यधिक है। टैरो रीडिंग के साथ साथ DLF, सीमेंस, बिस्लरी और रुया ग्रुप जैसी कंपनियों में उच्च पदों पर रह चुकी हैं वे। एयर होस्टेसेस, पायलट्स, सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर्स, डायमंड मर्चेंट्स, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट्स और MD जैसे बड़े लोग उनके क्लाइंट्स हैं। वे लोगों को उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि करियर, व्यवसाय, प्रेम, विवाह, विदेश यात्रा आदि में मार्गदर्शन करती हैं। तो चलिए मिलते हैं अंजलि शर्मा जी से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस शो में। मैं हूं सुष्मिता सिंह। विवाह यानी कि शादी हमारी जिंदगी में बहुत ही अहम पड़ाव होता है, क्योंकि शादी के बाद हमारी जिंदगी की दिशा निर्धारित होती है। लेकिन कभी कभी शादी से जुड़ी कुछ समस्याएं हमारी जिंदगी में आ जाती हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। लेकिन आज एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शादी की समस्याओं के कारण क्या हैं और आप उनका समाधान कैसे कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट अंजलि शर्मा जी आज मौजूद हैं, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका इस शो। तो अंजलि जी, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं शादी के बारे में, मैरिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि शादी आपकी जिंदगी के हर एक पहलू को अफेक्ट करता है। तो बहुत सी समस्याएं भी शादी से जुड़ी हुई आती हैं। तो अगर एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से हम देखें तो क्या सिग्निफिकेंस है एस्ट्रोलॉजी का शादी में? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली जब हम देखते हैं कुंडली, तब हम देखते हैं कि उनके गुण मिलते हैं या नहीं। गुणों का मिलना, इसका मतलब ये होता है कि उनके मन मिलते हैं कि नहीं। उनमें चंद्रमा का बड़ा ही महत्व है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली सिर्फ 36 गुणों के मिलने से ही हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये शादी टिकेगी या नहीं। उसके अलावा भी हमें कुछ डीप एनालिसिस भी करना चाहिए। कई बार हम ये देखते हैं कि 36 गुण या 32 गुण मिलने के बावजूद भी शादी नहीं टिकी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एस्ट्रोलॉजी गलत है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपके लाइफ में वास्तु के हिसाब से भी कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। हमारे देश में वास्तु जो है, इसकी नॉलेज या अवेयरनेस बहुत ही कम है, जबकि हमारे इंडिया से ही वास्तु शास्त्र है। वास्तु में ये चीज़ ऐसे होती है कि कई लोग मानते नहीं हैं। अगर आप, जैसे नॉर्थ ईस्ट एक गुरु की दिशा है, यानी हमारे गुरु ग्रह की दिशा है। अगर आप उसे एक मंदिर की दिशा पकड़ लीजिए, तो मैं बहुत ही सरल एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अगर मंदिर में अगर आप जो नव विवाहिता हैं अगर उनको रख देंगे या बेडरूम भी दे देंगे, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि भगवान के मंदिर है, तो उन लोगों के रिश्ते ज़्यादा संबंध उनके अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जब नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होता है तो लोग ये बोलते हैं कि अरे नॉर्थ ईस्ट तो भगवान की दिशा है, और आप ये बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भगवान के मंदिर में पॉसिबल ही नहीं है कि आपके रिश्ते आगे बढ़ें, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोनों के रिश्ते मतलब अच्छे दिख रहे हैं, बाहर के लोगों को ये लगता है कि इनके बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, पर या तो उनको बच्चे होने में इशू आ जाता है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि नॉर्थ ईस्ट एक ठंडी दिशा है या जल की दिशा मानी गई है। और जब रिश्ते को आगे बढ़ाना होता है तो उसमें थोड़ी गर्माहट या फायर बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत ही छोटे एग्जांपल है कि स्प्राउट भी अगर हम करते हैं तो वार्मथ नहीं होगी तो वो स्प्राउट नहीं होगा। तो उसी हिसाब से ये माना जाता है कि जैसे नॉर्थ में यानी पानी की दिशा में अगर आप नवविवाहिता के जोड़े को बेडरूम दे देंगे तो वो रिश्ता या तो टिकेगा नहीं या बच्चे होने में तकलीफ आएगी। ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है कि क्यों रिश्ते नहीं टिकते हैं। तो काफ़ी रीज़न ये भी है कि जैसे नॉर्थ में अगर टॉयलेट आ गया तो नॉर्थ उत्तर की दिशा है, नॉर्थ भगवान कुबेर की दिशा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप अपनी लाइफ में फेस करेंगे। और इसीलिए वास्तुशास्त्र बनाया गया है जिससे आप आपकी लाइफ के जो सारी चीज़ें उनको अच्छी तरह एंजॉय कर सकें।
और आज के इस एपिसोड के जरिए हम कोशिश भी करेंगे कि हमारे दर्शकों को वास्तु का महत्व समझ में आए। बहुत से लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में ये शादी से जुड़ी समस्याएं आती हैं। आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एज हो जाती है, फिर एज के बाद शादियां मिलना मुश्किल हो जाता है। स्पेशली लड़कियों की बात करें तो उनके घर वाले बहुत परेशान रहते हैं। तो क्या कारण मानती हैं कि आप शादी में इतनी देरी होती है और वास्तु का क्या उसमें रोल? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता है। पहले शादी की जो एज थी वो अलग थी, अब शादी की एज है वो अलग है। और अब लड़कियां भी इंडिपेंडेंट हैं तो उनको करियर में कुछ करना है और उसके बाद शादी करनी है, जो सही भी है काफ़ी हद तक। क्योंकि आजकल जितने शादी के मामले टूटने के आते हैं, अगर लड़की इंडिपेंडेंट है तो उसको प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। एक बहुत बड़ा चीज़ मैटर करती है वास्तु। ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली कभी कभी ये होता है कि एस्ट्रोलॉजी में हम ये बोल देते हैं कि चलिए आपकी शादी का योग है। अगर योग है और फिर भी शादी नहीं हो रही है तो आपको वास्तु ज़रूर चेक कराना चाहिए। हो सकता है कि लड़की गलत दिशा में, अगर जैसे किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है और वहाँ बच्चों का बेडरूम अलाउड है, 12 साल के बच्चों तक का बेडरूम अलाउड है, पर अगर वही जगह पे अगर आपकी बेटी बड़ी हो रही है या बेटा बड़ा हो रहा है तो उनकी शादियों में प्रॉब्लम आती है। और अगर बच्चे का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में मतलब 20-25 साल तक वो रहता है तो अगर आपके 3 बच्चे हैं तो उसमें एक बच्चे की शादी जरूर ही टूटती है। ये एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि कई बार हमें सही गाइडेंस नहीं मिलता है। जैसे एस्ट्रोलॉजिकली हमारे यहाँ कुंडली मिलाते हैं, वो गलत नहीं है कुंडली मिलाना, लेकिन डीप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है आपने थोड़ा सा मिलान कर लिया कि इनका मन मिलता है कि नहीं, बट लंबे समय तक आपको वो देखना पड़ेगा कि उनकी फैमिली और इनकी फैमिली के भी संबंध अच्छे रहेंगे या नहीं, या इनकी लंबे समय तक संबंध टिकेंगे कि नहीं। एक वो रीज़न है। दूसरा ये भी रीज़न है कि अब पहले जैसा नहीं रहा कि लड़कियां कमाती नहीं हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हैं, वो भी इंडिपेंडेंट है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि शादी हो गई तो हो गई, लड़कियां निभा भी लेती थी। उनका बहुत बड़ा रीज़न था कि वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं थी और उनको या तो हस्बैंड पे डिपेंड रहना पड़ता था या पापा पे। तो लड़की ये डिसाइड करती थी कि मुझे पापा पे भी क्यों बोझ बनना, उससे तो अच्छा है कि मैं हस्बैंड के यहाँ ही रहूँ। एक ये रीज़न था। उसकी वजह से जैसे भी हो वो चला लेती थी और निभा लेती थी। फिर कई बार हमारे इंडिया में ये भी प्रथा है कि ये कहा जाता है कि जहाँ आपकी डोली जाती है वहीं से अर्थी भी निकलनी चाहिए, और लड़की उसको बहुत मन पे ले लेती है और उस वजह से भी उसको कितने भी संकट आए लेकिन वो जूझ के भी वो शादी को टिका के रखती है। अब ज़माना बदल गया है, पेशेंस लेवल भी लोगों के बदल गए हैं। पहले जितना पेशेंस भी लोगों में नहीं रहा है। आज के ज़माने में लोगों को टेंशन, डिप्रेशन ये सब भी इतना ज़्यादा है कि पेशेंस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ऑफिस में भी पॉलिटिक्स होती है। ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप और बच्चे पे असर करती हैं। तो कई बार मेरे पास भी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लड़कियों का फ़ोन आता है कि मैम 3-4 साल हो गए और हमारे यहाँ पे बच्चा नहीं हो रहा। तो मेरा पहला क्वेश्चन उनसे यही होता है कि आपकी लाइफ में टेंशन है क्या? तो कभी कभी नौकरी की वजह से टेंशन होता है, कभी कभी घर में छोटे छोटे चीज़ों की वजह से उनको टेंशन होता है। अब पहले जैसी सास और ससुर वाले प्रॉब्लम्स भी नहीं रहे, अब तो सास ससुर भी समझते हैं, बट कभी कभी कोई बहुत ही सेंसिटिव होता है जो छोटी छोटी चीज़ों को याद रखता है, भूल नहीं पाता है। उन वजह से आपका माइंड जब फ्री नहीं रहता है तो बच्चे होने में भी प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, आपका बेडरूम किस दिशा में है, क्योंकि आप वही एनर्जी को लेके चलते हैं। कई बार लोग मुझे जब फ़ोन करके बोलते हैं और मैं उनसे पूछती हूँ तो उनका आंसर होता है हमारा तो रेंट का घर है। बात रेंट के और अपने घर की नहीं है, आप किस जगह बैठ रहे हो, वो एनर्जी क्या है, आप वही एनर्जी आप पे इफेक्ट करेगी और वही एनर्जी लेके आप चलते हैं। और इसी वजह से जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया कि नॉर्थ ईस्ट, ऐसे भी काफ़ी सारी जगह, जैसे साउथ वेस्ट में अगर आपका टॉयलेट आ गया, ये संबंधों का एक स्थान माना जाता है। तो साउथ वेस्ट में अगर आपका टॉयलेट आ गया तो आपके रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं टिकेंगे। जैसे अब और एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, नॉर्थ वेस्ट में जब बेडरूम आता है तो नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में या तो आपके हस्बैंड को ऐसी जॉब मिलेगी जो बहुत दूर होगी, या वो बहुत ट्रैवल करेंगे, घर में समय कम बिताएंगे। ऑब्वियसली है कि जब घर में समय कम बिताएंगे और उनकी जॉब ऐसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बाहर रहते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस भी हो जाते हैं।
इसमें उनकी वाइफ की भी कोई गलती नहीं है, उनकी भी कोई गलती नहीं है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रूम ऐसा है कि जहाँ पे मतलब वो रिलेशनशिप बिल्कुल ठंडा है, जहाँ पे वैसे दोनों में प्यार है बट आगे बात नहीं बढ़ रही है, और दोनों में से एक का बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है या फिर दोनों के ही हो जाते हैं अगर नॉर्थ ईस्ट में हुआ, क्योंकि इंसान है, उन्हें भी रिश्ते चाहिए। पर जब आपका रिश्ता अगर वास्तु में कोई प्रॉब्लम है और नहीं चल रहा है, तब वो बाहर जाके रिश्ते ढूंढने लगते हैं। और अब कई बार वो इतने ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं कि मुझसे डिस्कस करने लगते हैं कि मैम अगर मुझे घर में सुख नहीं मिल रहा है तो क्या मुझे सुख भोगने का हक नहीं है। ऐसे मतलब उनकी ऐसी धारणाएं बन जाती हैं कि ये मेरा हक है और मैं अगर कमाता हूँ तो वो जो एक्चुअली जो गलत है वो गलत है, बट उनको ये नहीं पता चल रहा है कि वो गलत बेडरूम में सो रहे हैं, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये भी हमें आपके ज़रिए आज समझने की मतलब मौका मिल रहा है किस तरीके से कितना इम्पोर्टेंट होता है डायरेक्शंस रूम का। कुंडली मिलान की जो परंपरा रही है वो बहुत पुरानी रही है, तो कुंडली मिलान के साथ साथ ही जैसा कि आप कह रहे हैं कि वास्तु का क्या अध्ययन उसी समय पे कर लेना चाहिए शादी से पहले? वास्तु का अध्ययन आप कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर वास्तु दोष है तो शादी होने में ही प्रॉब्लम आएगी, और उसके बाद जैसे तैसे कहीं शादी हो गई तो कई केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि विदिन अ मंथ, विदिन 6 मंथ या विदिन 12 मंथ लड़की अपने घर चली जाती है। बहुत सारे मैंने बहुत ही हायर लेवल पे जो लड़कियां काम करती हैं जैसे कि एयर होस्टेसेस हैं या डॉक्टर्स हैं, ऐसे भी उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। तब मैं उनसे पहले क्वेश्चन यही पूछती हूँ कि आपका बेडरूम किस दिशा में था, या अगर उनके हस्बैंड्स के फ़ोन आते हैं तो कि जैसे लड़की घर में आई शादी के पहले रहने आई है 4 दिन, और वो साउथ की एक्ट्रेस से जो है, तो वो 4 दिन रहने आई, तब तक सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही वो रह के गई उन्होंने शादी से मना कर दिया। और जब उनका कॉल आया तो मुझे भी नहीं पता था क्योंकि मैं साउथ के एक्टर एक्ट्रेसेस को जानती नहीं हूँ। तब उन्होंने मुझे पता, तो मैंने पहले यही पूछा कि वो किस रूम में रही थी, आपका रूम कौन सा है। तब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट बताया। मैंने उनको काफ़ी हिसाब से, काफ़ी तरीके से समझाने की कोशिश की कि आपके बेडरूम की वजह से ये हुआ है। बट क्या होता है कि हर एक चीज़ को समझने में या विश्वास करने में वक्त लगता है। वो इस बात को मानने को रेडी नहीं थे कि नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम है इसलिए रिश्ता टूटा है। उन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट वो जगह ही ऐसी है, भगवान की जगह। तो भगवान की जगह पे अगर आप बेडरूम बनाएंगे तो वो रिश्ता नहीं निभेगा या वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट भी आ गया तो आपके सर में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके वाइफ को कुछ न कुछ यानी शारीरिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और उसकी वजह से भी ये होता है कि जैसे हस्बैंड घर पे आए और वाइफ ने शिकायत की कि मेरा तो आज सर दुख रहा है या मेरे से आज खाना नहीं बन रहा है, या तो कैसे भी क्या होता है कि फिर वो एक जो शादी में एक ये होता है ना कि हस्बैंड सोचता है कि मैं घर पे आऊँगा थका हारा, और वाइफ के साथ तो बाहर घूमने जाएंगे या कोई मूवी प्लान करेंगे, और वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है तो उस वजह से उनका मूड ऑफ हो जाता है। तो फिर रिश्ते में धीरे 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 दूरियां आने लगती है। बट वो ये समझ नहीं पाते कि वाइफ को भी सीरियस प्रॉब्लम है, और वाइफ भी ये समझ नहीं पाती है कि उनके हस्बैंड उनसे क्या चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें की प्रॉब्लम्स की वजह से कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों में दूरियां भी आ जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सारी चीज़ें आपने देखकर शादी के लिए आगे आप बढ़े, आपका बहुत साल तक वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चला, लेकिन काफ़ी सालों बाद आपके बीच में प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, इमोशनल कनेक्शन जो है वो दूर होते जाते हैं इमोशनली एक दूसरे से, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी रिश्ता एक जैसा नहीं रहता, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वास्तु की अगर मैं बात करूँ तो वास्तु कभी भी तुरंत इफेक्ट नहीं करता है। वो 2.5 साल के बाद, 7 साल के बाद या 15 साल के बाद इफेक्ट करता है। कई बार लिव इन के भी आजकल बहुत सारे केसेस आते हैं, लिव इन तो बहुत कम ही टिकते हैं, और जब हम समझाते हैं तो उन्हें ये रियलाइज़ ही नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अब जैसे बॉम्बे में इतने महंगे घर हो गए हैं जहाँ पे बिल्डर ये चाहता है कि कम से कम इसमें जैसे तैसे बना के और प्रॉफिट कमाया जाए, तो उस वजह से भी ये चीज़ होती है। जैसे कि जनरली देखा है मैंने, किचन के सामने ही टॉयलेट दे दिया जाता है और बीच में थोड़ी सी ही जगह होती है,
और उसके बाद रूम्स है या ये है या वो है। तो बहुत ज़्यादा मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि शायद स्कूल से ही अगर ये थोड़ी सी शिक्षा बेसिक वास्तु की दे दिया जाए, या फिर जैसे ही नए आप कोई भी बिल्डर हैं या कोई मकान बनाने वाले हैं तो ये कर देना चाहिए, रूल्स बना देना चाहिए कि प्लीज़ वास्तु के हिसाब से बनाइए, तो कम से कम लोगों की ज़िंदगियाँ सुधर सकती हैं। क्योंकि देखिए बॉम्बे में तो करोड़ों रुपए के घर मिलते हैं। जब इंसान अगर इतने करोड़ रुपए खर्च करता है तो वो भी ये देखा है कि वो इतने करोड़ रुपए का घर ले लेगा, बट छोटी सी वास्तु की फीस देने में उनको ये लगेगा कि नहीं ये ज़रूरत नहीं है। बट या वो ऐसे करके मॉडिफाई करे कि नहीं, घर लेने से पहले एक बार वास्तु से कंसल्ट कर लें, या फिर कोई चेंजेस कराने हैं तो कर लें, तो भी बहुत सारे रिलेशनशिप और बहुत सारे प्रॉब्लम्स सुधर सकते हैं, बच सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस बात की अवेयरनेस की वास्तु शास्त्र सच में एक बहुत अच्छा और बड़ा शास्त्र है जो हमारे अच्छे के लिए या हमारे संबंधों के लिए या फिर हम आगे कैसे बढ़ें उसमें बहुत काम आता है। जैसा कि आपने खुद ही कहा कि अब स्पेस की इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है कि अब छोटी छोटी जगहों पर अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, ऐसे में जो बायर्स खरीद लेते हैं एक बार, फिर उनके लिए ऑप्शन बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि अगर वास्तु दोष है भी तो वो कैसे निकल पाएँ उससे, आप छोड़ कैसे सकते हैं। तो उस वास्तु दोष के अगर निवारण की बात करें, सॉल्यूशंस की बात करें, तो क्या क्या वो कर सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात है कि अगर आप तोड़फोड़ कर सकते हैं तो कई लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम्स नहीं है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको वो चीज़ करनी चाहिए। कई लोग रेंट पे रहते हैं और फिर ये प्रॉब्लम है तो उनको रेंट का घर चेंज करना चाहिए। बट मैं आपको ये बता दूं कि जैसे गुरु ग्रह या शुक्र ग्रह ये एक विवाह के कारक माने गए हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह खराब है तो आपको नॉर्थ ईस्ट का खराब का घर मिलता है। अगर आपका शुक्र खराब है तो आपको साउथ ईस्ट में टॉयलेट या ऐसे ही घर मिलते हैं, जो शायद हमारे इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी साथ में लिंक्ड हैं। अगर आपका कोई ग्रह समझिए कि वो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है या वीक है तो आपको ऐसे घर मिलेंगे कि जहाँ पे आपको यानी दोनों तरफ से, ग्रह की तरफ से भी एस्ट्रोलॉजिकली वो बोलेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, और जब वास्तुशास्त्री आएगा तब वो भी आपको बताएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये नेचर है एक्चुअली में, जो हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि नेचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से चले तो बहुत कुछ सारी चीज़ें हम सॉल्व कर सकते हैं अपने लाइफ में। मेनली तो जैसे शादी की बात है कि अभी काफ़ी सारे पहले ऐसे प्रॉब्लम्स होते थे कि फ़ोन ऐसे आते थे कि सास बहुत प्रॉब्लम्स करती है, ननद बहुत प्रॉब्लम्स करती है, बट अब तो ज़्यादातर कोई जॉइंट फैमिली में रहता नहीं है और विद इन अ ईयर, विद इन अ 2 ईयर, विद इन 3 या 4 ईयर्स में ऐसा होता है कि कॉल्स आने लग जाते हैं कि मैम हम दोनों को नहीं प्रॉब्लम हो रही है, या हम दोनों एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, या फिर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो उनका बहुत सारे रीजंस भी होते हैं। एक तो अब दोनों को समझ के चलना चाहिए, या दोनों को शादी से पहले, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आप एक स्टेप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, 2 स्टेप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, पर 10-12 स्टेप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर लव मैरिज है तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन में आप होते हैं कि आप उस इंसान की असलियत नहीं पता लगा पाते, या फिर सिचुएशन भी ऐसी होती तो आप ये सोचते हैं कि चलो मैं ऐसे रह लूँगी या मैं वैसे रह लूँगी। तो ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी आपको ऐसे निकालनी है। तो बहुत सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए, या कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको काउंसिल भी ज़रूर कराना चाहिए। कई बार मुझे भी ऐसे कॉल्स आते हैं जिनमें मैं उन दोनों को समझाती हूँ कि किसकी क्या गलती है, और तब जाके मतलब चीज़ें थोड़ी सी समझ पाते हैं वो कि कभी कभी किसी का नेचर ही इतना गर्म है या वो क्रोध में ऐसी बातें बोल देते हैं। तो आज के ज़माने में तो ठीक है, पहले के ज़माने में पति परमेश्वर मानते थे और सब होता था, पति परमेश्वर मानते हैं, बट एक लिमिट के बाद तो अब कोई नहीं मानता। तो टाइम चेंज हो गया है, उसके हिसाब से आपको अपना नेचर भी चेंज करना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि अब अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं, अगर हस्बैंड भी ऑफिस से आता है और वाइफ भी ऑफिस से आती है, और हस्बैंड ये सोचता है कि मेरी मम्मी होती तो अभी खाना बना के तुरंत दे देती, तो आपकी मम्मी हाउस वाइफ थी, आपकी मम्मी हमेशा यही राह देखती थी कि पति कब आए और मैं उनको गर्म खाना खिलाऊं। अगर आप ऑफिस से आके इतने थक गए हैं तो आपकी वाइफ भी तो ऑफिस से आके उतनी थक गई है, तो या तो दोनों को मिलके बनाना चाहिए, या फिर अब वो कुक रख सकते हैं, या ऐसा कुछ सोल्यूशन ढूंढना चाहिए कि आप
पुराने ज़माने की बात अब आप करके और फिर रिलेशनशिप ख़राब करो, वो भी नहीं रेडी। अगर वाइफ हाउस वाइफ है तो ठीक है, बट अगर वो भी काम करे तो आप भी उतने ही थकते हैं, वो भी उतनी ही थकती हैं। तो ये थोड़ी सी तालमेल होना चाहिए, मतलब ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अब पहले जैसे आप मम्मी का देख के ये नहीं बोल सकते कि मेरी मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती थी या इतना सारा खाना बनाती थी, तो अब थोड़े से चेंजेस आ गए हैं। तो उस हिसाब से दोनों को अंडरस्टैंडिंग भी रखनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ आजकल ज़्यादातर वर्किंग है, तो ऐसे में क्या वर्क प्लेस का जो वास्तु है वो भी अफेक्ट करता है? बिल्कुल अफेक्ट करता है। जैसे मैंने नॉर्थ ईस्ट का बताया, अगर उनके हस्बैंड नॉर्थ ईस्ट में उनकी टेबल है, तो क्या होगा कि वो कितनी भी मेहनत करें और कितने भी इंटेलिजेंट हों, पर ये होगा कि उनका या तो प्रमोशन रुक जाएगा, उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, या 5 साल तक वो वहीं के वहीं रहेंगे और वो ये सोचेंगे कि मेरे साथ काम करने वाले आज मेरे से 10 गुना आगे निकल गए हैं। तो सेम चीज़ है, अगर आप जिस कॉर्नर की एनर्जी आप जहाँ बैठोगे वैसा ही होगा। तो ये चीज़ होती है कि कई बार ऐसा होता है कि 5 साल तक अगर हस्बैंड वहीं का वहीं है या सैलरी उतनी की उतनी है, तो आज के ज़माने में खर्चे भी इतने बढ़ गए हैं, तब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ भी दोनों में प्रॉब्लम है। जी जी बिल्कुल। मैम, आज आपके ज़रिए हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इंसाइट्स मिले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक उससे बेनिफिट ज़रूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो हम सभी जानते हैं कि शादी हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। शादी हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर इफ़ेक्ट डालती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का जो महत्व है उसे आप समझें और अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।